चैप्टर 15 इंडिया मार्चेस अहेड का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे इंडियन डेमोक्रेसी। यहाँ से हमने आज करना है द पाथ दैट इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू फॉलो वाज प्लान ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ। जो इंडिया ने आज़ादी के बाद जो रास्ता अपनाना था, मतलब जिस रास्ते पर चलना था, वो रास्ता क्या भाई, जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तभी हमने सोच लिया था। इट एम्ड एट वेस्टिंग द सॉवरेन पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। हमारा एम क्या था भाई, इसका एम क्या था, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो एम रखा था वो क्या एम था कि हम जो पावर है वो किसको सौंपेंगे, लोगों को सौंपेंगे, यानी कि हमारे जो देश में क्या होगी भाई, डेमोक्रेसी होगी। हैंस इंडिया ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी, इसलिए इंडिया ने डेमोक्रेसी को अपनाया। इट वाज नेसेसरी टू हैव ए सिस्टम वेयर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड बी रिप्रेजेंटेड। तो ये बहुत ही ज़रूरी था कि जो सोसाइटी का हर एक सेक्शन है, हर एक धर्म, हर एक जात के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। एवरी कम्युनिटी रीजनल एंड लैंग्वेज वुड इंजॉय इक्वल स्टेटस। हर एक कम्युनिटी को, हर एक धर्म को, हर एक लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस मिले। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो इक्वालिटी का मतलब है हर एक चीज़ में इक्वालिटी, स्टेटस में इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी, बिना किसी भेदभाव के। Our democratic government has also protected the interest of the backward section of the society। और जो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी हमारे बैकवर्ड हैं, पिछड़े जो लोग पिछड़ चुके हैं, गरीब हैं, उनका भी क्या करना भाई, उनकी भी क्या करना, प्रोटेक्शन करना। The Congress under Jawaharlal Nehru controlled the reins of the government after independence till 1964। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू थे, वो मतलब प्रधानमंत्री रहे, सरकार उनकी रही 1964 तक, ठीक है। बट द ईयर ऑफ 1967 प्रूव्ड टू बी ए टर्निंग पॉइंट व्हेन सम स्टेट पार्टीज केम इनटू प्रोमिनेंस। अब क्या हुआ भाई, 1967 में अब एक टर्निंग पॉइंट आया हमारे इंडिया में। क्या आया कि अब जो स्टेट पार्टीज़ थी, यानी कि जो रीजनल पार्टी थी, वो भी अब आने लगी। दिस वाज ए पीरियड ऑफ एक्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब ये जो एक्चुअली में अब कहेंगे कि हमारी इंडियन पॉलिसी में क्या आई भाई, इंडियन जो पॉलिटिक्स में क्या आई, इंडियन पॉलिटिक्स में अब डेमोक्रेसी आई, क्योंकि अब स्टेट्स पार्टी भी उभर के ऊपर आने लगी। आफ्टर डैट गांधी फैमिली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन टिल 1977। और जो गांधी फैमिली थी उसने 1977 तक एक तरह से क्या भी जो पॉलिटिकल राज किया उन्होंने। इन स्पाइट ऑफ ऑल चेंजेस and challenges, Indian democracy has not faltered from its onward march। इन स्पाइट ऑफ चेंजेस, जो भी चेंज आए या चैलेंज आए हमारी डेमोक्रेसी के लिए, मगर इंडियन जो डेमोक्रेसी थी वो अपने रास्ते से नहीं डगमगाई, वो चलती रही। इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन फंक्शनिंग सक्सेसफुली एक्सेप्ट फॉर 2 years व्हेन ए state of emergency was imposed in 1975 by Mrs. Indira Gandhi, the then प्राइम मिनिस्टर। अब क्या है भाई, इसमें क्या था भाई, बस 2 ही साल में कुछ गड़बड़ हुई थी जब एमरजेंसी लगा दी गई देश में 1977 में, ठीक है। एमरजेंसी लगा दी गई, वाज इम्पोज्ड इन 1975 में। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी और पूरे देश में एमरजेंसी लगा दी गई। आफ्टर 1977 सम पॉलिटिकल पार्टीज सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग द पावर फॉर शॉर्ट स्पेल। और क्या भाई, 1977 के बाद कुछ जो पार्टीज़ थी वो क्या आई भाई, अब पावर में आई कुछ देर के लिए, शॉर्ट स्पेल। बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर गवर्नमेंट इन रीसेंट टाइम। मगर वो अपनी जो सरकार थी उसको जारी नहीं रख सके। वी हैव विटनेस्ड
coalition government and politics of फ्रंट्स ऑफ अलाइंसेस। उसके बाद क्या हुआ भाई, अब रिसेंट टाइम में अब आजकल क्या चल रहा है भाई, कोalition गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि कई पार्टियां मिलकर आपस में सरकार चला रही हैं, ठीक है, या फ्रंट बन रहे हैं या अलाइंसेस बन रहे हैं। एक दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिलके आपस में क्या बना रही हैं, फ्रंट बना रही हैं, अलायंस बना रही हैं या कोalition गवर्नमेंट बना रही हैं। उसके बाद है भाई are before the election to constant collectively, whereas the coalition are formed after the election to form the government। जो फ्रंट होता है, जो जिसका नाम हमने फ्रंट दे दिया, फ्रंट क्या मतलब क्या है भाई, वो क्या है भाई, इलेक्शन से पहले ही आपस में वो पार्टियां मिल जाएंगी, दो या दो से ज़्यादा, उसको फ्रंट कह देंगे। और वेयर एज द कोलिशन, और कोलिशन क्या कहेंगे, आर फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन होने के बाद जो पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाएंगी उसको क्या कह देंगे हम, कोलिशन कह देंगे, ठीक है, कोलिशन। द सपोर्टिंग पार्टीज आइदर ज्वाइन द गवर्नमेंट और सपोर्ट इट, जो सपोर्ट करती है पार्टी वो ज्वाइन भी कर सकती है गवर्नमेंट को, और बाहर से सपोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से सपोर्ट भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द अलायंसेस फंड। और ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कोलिशन कैसा है या अलायंस कैसा है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल गई, वो पावर में आ सकती है, मगर उसमें कुछ कमी रह गई, तो उसने दूसरे के साथ मतलब क्या कर लिया, एक तरह से कोलिशन कर लिया, ठीक है, उसकी मदद ले ली। अब उस दूसरी पार्टी की इच्छा है कि वो सरकार के साथ आए या ना आए। अगर आना चाहती है तो उसके भी कुछ मंत्री बना दिए जाएंगे, अगर वो नहीं आना चाहती तो वो बाहर से भी उसको सपोर्ट कर सकती है कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, या जो पार्टी है वो उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है, और सरकार बनाएगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द एक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी दैट प्रोवाइड्स ए होप टू प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। अब क्या है भाई, अंडर द सर्कमस्टांसेस, जो ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया, अब मल्टी पार्टी ऑफ सिस्टम ऑफ इंडिया आ गया, कई पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, और इसने एक होप दी है टू प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। और जो सरकार किसकी भाई, सिटीजन्स की और के प्रति क्या होगी, अकाउंटेबल होगी, उनके प्रति जिम्मेवार होगी, और उनकी जो नीड है या जो चाहते हैं उनको पूरा कर पाएगी। देयरफॉर लाइक ऑल अदर फेडरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया too has two kind of political party, some at the national level and other at the state या regional level। तो इंडिया में, पूरी दुनिया में जैसे फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें इंडिया में भी क्या है भाई, दो तरह की पार्टीज़ हैं। एक तो हो जाएगी नेशनल पार्टी जो पूरे देश में काम करेगी, और दूसरी पार्टी होती है स्टेट पार्टी जो किसी स्टेट में ही होती है, जैसे कि बिहार, यूपी, ठीक है। अब ये कुछ पार्टीज़ दे रखी हैं, जैसे ये बीजेपी का साइन है, इस तरह ये हाथी का, ठीक है, ये कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं और कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं। उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि रीजनल पार्टी किसको कहते हैं और नेशनल पार्टी किसको कहते हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आर एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ये जो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये नेशनल पार्टीज़ हैं, पूरे देश में हैं ये। वेयर एज सम ऑफ द स्टेट पार्टी, कुछ स्टेट पार्टीज़ हैं, आर कॉल्ड रीजनल पार्टी, उनको रीजनल पार्टी बोलेंगे, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, ये उत्तर प्रदेश में है, शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब में है, राष्ट्रीय जनता दल ये बिहार में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड मैनी, नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर में है। इस तरह की रीजनल पार्टीज़ हैं, ये सिर्फ एक स्टेट में होती हैं। All the national as well as state parties are recognized by the Election Commission of India subject to fulfillment of the criteria laid down by the Election Commission। अब इनको स्टेट पार्टीज़ और कौन कहता है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का दर्जा कौन देता है, वो दर्जा देता है इलेक्शन कमीशन। हमने एक इलेक्शन कमीशन बना रखा है, वही उसको दर्जा देता है कि नेशनल पार्टी कौन सी होगी और स्टेट पार्टी कौन सी होगी। वो इसमें बता रखा है क्या क्राइटेरिया है, नेशनल पार्टी किसको कहेंगे और स्टेट पार्टी किसको कहेंगे। तो ये कौन तय करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ए पार्टी डैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन election to the legislative
असेंबली ऑफ ए स्टेट। आप मान लो एक स्टेट में इलेक्शन होता है, अगर किसी पार्टी को कम से कम 6% वोट मिलते हैं, जितने भी टोटल वोट्स हैं उस स्टेट में, अगर उसको 6% वोट मिलते हैं, या फिर विंस एट लीस्ट 2 सीट, और वो पूरे स्टेट में 2 सीट्स जीत जाती है, तो उसको हम स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी का दर्जा दे देगा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पूरे स्टेट में 6% उसको वोट मिलने चाहिए। और दूसरा क्या है भाई, ए पार्टी, अब नेशनल पार्टी किसको कहेंगे, ए पार्टी डेट सिक्योर एट लीस्ट, इसमें भी 6% वोट हैं भाई टोटल वोट्स इन लोकसभा। लोकसभा में जितने भी टोटल वोट्स हैं, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी वोट्स हैं, उसका कितना टोटल वोट का 6% चाहिए। या फिर असेंबली इलेक्शन में उनको इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एट लिस्ट 4 सीट, या 4 स्टेट में वो असेंबली इलेक्शन लड़े और उसको कितनी सीटें मिले, कम से कम 4 सीटें मिलें, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आगे है political parties at the national as well as regional level are the axis of democracy and play an important role in the strengthening democracy। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो नेशनल पार्टी हैं और जो रीजनल पार्टी हैं, ये डेमोक्रेसी की एक्सिस का काम करते हैं, यानी कि इसी के चारों तरफ एक तरह से डेमोक्रेसी घूमती है। ठीक है, और ये एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। और इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, जितना भी हमारा चुनावों का प्रोसेस होता है, इलेक्शन प्रोसेस होता है, उसको सही ढंग से कराना, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कराना, यही इलेक्शन कमीशन का काम है। Free and fair election are conducted by the election commission with the help of electronic voting machine। अब फ्री और फेयर, इलेक्शन में कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए फ्री और फेयर जो इलेक्शन कमीशन वो करवाता है इलेक्शंस को विद द हेल्प ऑफ ईवीएम की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब क्या होता है भाई, एक मशीन होती है, उसमें बटन दबाकर वोट दिया जाता है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। As a country of 1.3 billion people, more than 800 million of whom are eligible to vote, India takes great pride in being the world's largest डेमोक्रेसी। अब हमारे देश में इतने लोग हैं 1.3 बिलियन, उसमें से 800 मिलियन हैं वो क्या है, वोटर्स हैं जो वोट देते हैं, और मतलब 18 साल से ऊपर है, वो 18 साल से ऊपर वो वोट देते हैं। और इसलिए इंडिया जो है वो मतलब एक तरह से इंडिया को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वो डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक देश है, उसको ये सम्मान एक तरह से मिला है कि ग्रेट प्राइड है ये हमारे लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक जो देश है वो कौन है, इंडिया है। आगे है इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन। इंडिया के जो फॉरेन रिलेशन है, यानी कि विदेशों के साथ कैसी रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पॉलिसी है इंडिया की। फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री रिफ्लेक्ट इट्स रोल एंड इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड अफेयर। फॉरेन पॉलिसी से मतलब है कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी से मतलब है कि वो विदेशों के साथ वो कैसा मतलब उसकी पॉलिसी है। जवाहरलाल नेहरू वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, और जवाहरलाल नेहरू को हमारी फॉरेन पॉलिसी का चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। द बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जो इंडिया की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है कि वो विदेशों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो इस प्रकार है। देखो क्या है ये फॉरेन पॉलिसी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो 8 हमारे जो मेन एम है वो क्या है भाई, फॉरेन पॉलिसी कैसे चलती है इंडिया की। बिलीफ इन यूनाइटेड नेशंस एंड नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, अब फॉरेन पॉलिसी क्या है भाई, यूनाइटेड नेशन में वो क्या करेगा, जो वो विश्वास करेगा, और नॉन अलाइन मूवमेंट, और किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बनाएगा इंडिया। प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, और इंडिया जो है, इंडिया की क्या नीति रहेगी, वो दुनिया में शांति का संदेश देगा, मतलब शांति को बढ़ावा देगा। एंटी रेशलिज़म, और वो एंटी रेशलिज़म यानी कि किसी से भी मतलब जात पात का मतलब ऐसी नीति इंडिया की नहीं होगी, जात पात में विश्वास इंडिया नहीं करेगा। ठीक है, काला गोरा, ठीक है, ऐसी बातों में इंडिया नहीं पड़ेगा। उसके बाद है पंचशील, इसके बारे में आप बताएंगे कि पंचशील क्या है, अभी थोड़ी देर में करेंगे बात। एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी इम्पीरियलिज्म, अब मतलब कि इंडिया क्या रहेगा, इंडिया इनके एंटी रहेगा।
कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है भाई, एक देश का दूसरे देश पर क्या कर लेना भाई, एक तरह से जो शक्तिशाली देश है उसका कमज़ोर देश पे एक तरह से कब्जा कर लेना। और इसका मतलब भी यही होता है, इंपीरियलिज्म का मतलब भी सेम एक जैसा ही होता है कि मतलब इंडिया ऐसी बातों में नहीं पड़ेगा, ना तो किसी पे कब्जा करेगा, ना मतलब किसी का शोषण करेगा, और ना ही मतलब अपने देश में होने देगा ऐसा। नॉन अलाइनमेंट, और किसी के साथ भी इंडिया ग्रुप नहीं बनाएगा किसी दूसरे देश के साथ। फ्रेंडली कोरिलेशन विद नेबर्स, और जितने भी पड़ोसी हैं इंडिया के उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करेगा। रीजनल कोऑपरेशन, और जितना भी है भाई रीजनल कोऑपरेशन करेगा, जो भी हमारा आसपास के देश हैं उनके साथ क्या करेगा भाई, कोऑपरेशन करेगा। उसके बाद है भाई डू यू नो में पंचशील के बारे में बता रखा है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। पंचशील इंडिया का एक पॉलिसी है। क्या है भाई, द बेसिस ऑफ और फॉरेन पॉलिसी आर द फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल ऑफ। पंचशील में पंच का मतलब होता है 5, ठीक है, पंचशील यानी कि 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्या है इंडिया के, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। अब इंडिया भाई क्या करेगा आपस में, यानी कि सब देशों को आपस में क्या करना है भाई, एक दूसरे की जो सीमा का वो करेंगे, क्या सम्मान करेंगे, इंटीग्रिटी एकता बनाए रखेंगे, और मतलब एक दूसरे पर कब्जा नहीं करेंगे, सभी आज़ाद हैं। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, और किसी पे भी मतलब एक दूसरे पे क्या नहीं करेंगे भाई, नॉन एग्रेशन, किसी पे भी मतलब शांति से बात करेंगे, कहने का मतलब एग्रेसिव मूड में बात नहीं करेंगे। अगर कोई मुद्दा आ भी जाता है तो उसको शांति से निपटाएंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, और जो भी हमारे देश के आंतरिक मामले हैं या दूसरे देश के आंतरिक मामले हैं, ना तो इंडिया किसी के आंतरिक मामले में दखल देगा और ना ही किसी को अपने आंतरिक मामले में दखल करने देगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और हम बराबर का व्यवहार करेंगे, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, और म्यूचुअल बेनिफिट और एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और हम क्या करेंगे भाई, शांति बनाए रखेंगे हमेशा, ठीक है, दूसरे देश के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे शांति भंग हो, और ना ही दूसरे देश को ऐसा व्यवहार करने देंगे, ठीक है। ये क्या है, पंचशील के कुछ सिद्धांत हैं। आगे है इंडियन सोसाइटी। India had to face many challenges during the post-independent national building period because of diverse religious, social, and economic conditions that were influenced by caste, classes, communities, and gender discrimination. India has to face many challenges. कई इंडिया को चैलेंज फेस करने पड़े ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमें बहुत सारे जो क्या बोलते हैं चैलेंज, हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हमारे आगे, जैसे कि क्या भाई, हमारे जो डाइवर्स रिलीजियस है, यानी कि हमारे देश में कई तरह के धर्म हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है देश में, ठीक है, क्योंकि बहुत हमारी बड़ी जनसंख्या है और अलग अलग तरह के लोग हैं। और इसमें क्या है भाई, कास्ट है, क्लासेस है, कम्युनिटी है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि लिंग भेदभाव है, औरत और आदमी का भी भेदभाव किया जाता है, कास्ट से भेदभाव किया जाता है, क्लासेस से भेदभाव किया जाता है, और एक दूसरे की कम्युनिटी से भेदभाव किया जाता है। ये सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आई। पावर्टी एंड इलिटरेसी वर रैम्पेड, और जो पावर्टी और जो इसने जो अनपढ़ता ने भी हमारा रास्ता रोका एक तरह से। ऑल दीज हर्डल्स वर ए स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, और ये सभी जो कठिनाइयाँ थी इसने हमारे जो प्रोग्रेस में एक तरह से मतलब हम रुकावट पैदा की। मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अचीव सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया थ्रू legislation like provision for reservation in legislature, government jobs, and educational institute for scheduled caste, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब हमने कई स्टेप लिए इसको सुधारने के लिए, ये भाई सोशल प्रोग्रेस को करने के लिए कुछ कानून बनाए गए, ठीक है, और जैसे मतलब रिजर्वेशन दी गई, जो किनको रिजर्वेशन दी गई, नौकरियों में रिजर्वेशन दी गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दी गई, शेड्यूल कास्ट को, ऐसी कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को या फिर बैकवर्ड क्लासेस को, उनको एक तरह से रिजर्वेशन दी गई, उनको ऊपर उठाने के लिए जो दबे कुचले लोग थे, उन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठाने के लिए उनको रिजर्वेशन दी गई नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। उनको क्या दी गई, हमारे संविधान में ऐसी कुछ वो बनाया गया कि उनको क्या मिले, रिजर्वेशन मिले और उनको ऊपर उठाया जाए।
आगे है चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी को क्या क्या चैलेंज आए। द इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस but the same time of the independent at the time of independence India faced herculean task। अब इंडियन डेमोक्रेसी ने बहुत से मतलब अचीव किए हैं, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर लिया है, प्रोग्रेस की है। और इंडिया फेस्ड हरकुलेन, और इंडिया ने मतलब जब आज़ाद हुआ जब, तो उसको कई तरह का बहुत मतलब एक तरह से बहुत बड़ा काम करना पड़ा। द एक्सट्रीम पावर्टी, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी and empty coffers created a delicate situation for the newly formed independent country। एक्सट्रीम पावर्टी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में बहुत गरीबी थी और रिफ्यूज़ी आए, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, जो पाकिस्तान में जो लोग रहते थे वो इंडिया में आए, जो हिंदू लोग थे, ठीक है, तो उनको रिफ्यूज़ी कहा गया। बहुत सारे लाखों की संख्या में रिफ्यूज़ी आए और हमारा एक तरह से एम्प्टी कॉफर्स, यानी कि हमारा खजाना, सरकारी खजाना बिल्कुल खाली था। इससे हमारे देश में एक नाजुक स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद इंडिपेंडेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, द इंडियन स्टेट वाज शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू मेडिसन, फ्रॉम इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्किल मैन पावर एंड फ्रॉम हाउसिंग टू एजुकेशन फैसिलिटी। जो इंडिया था उस जब आज़ाद हुआ तो हर एक चीज़ की शॉर्टेज थी। यहाँ पे फूड की शॉर्टेज थी, मेडिसन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और एजुकेशन फैसिलिटी, ये कुछ भी नहीं था इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी। कास्ट सिस्टम एंड सोशल इवेल्स वर हैम्परिंग द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। और जो कास्ट सिस्टम था हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा, और जो सोशल सामाजिक बुराइयां थी वो भी हमारी जो रुकावट पैदा कर रही थी हमारी प्रोग्रेस में, देश की प्रोग्रेस में। देयर वाज ए वाइड गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी पार्टीशन के बाद, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ए मैसिव नेशन वाइड प्रोग्राम दस वाज लॉन्च, और एक पूरे देश के लिए एक क्या बनाया गया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम। इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ईच एंड एवरी फील्ड। इंडिया ने हर एक फील्ड में क्या की भाई, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। मे इट बी इंडस्ट्री, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस और एनी अदर स्फीयर। और हर एक उसमें इंडिया ने तरक्की की है, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, साइंस में और दूसरे क्षेत्रों में भी। इंडियाज़ फोकस इज़ ऑन क्रिएटिंग ए यूनिफाइड एंड डेवलप्ड नेशन। इंडिया का फोकस क्या है कि भी एक यूनिफाइड और डेवलप्ड नेशन बनाया जाए। वी हैव सॉल्व मैनी इश्यूज बट पावर्टी, इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ कंटिन्यू एज द बिगेस्ट थ्रेट टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। हमने मतलब जितने भी इश्यू थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की, मगर गरीबी है, अनपढ़ता है और जो पुअर हेल्थ हमारी जो लोगों की कंडीशन है वो हमारे मतलब शांति और प्रोग्रेस के लिए एक मतलब एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में ये सब चीज़ें हैं। आवर कंट्री हैज़ अंडरगॉन मैनी मेजर पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस सिंस इंडिपेंडेंस। हमारे देश में कई से क्या भाई, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल चेंज हुए, सांस्कृतिक चेंज हुए और इकोनॉमिक चेंज हुए। बट देयर आर मैनी एवेन्यूज़ डैट स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट। मगर अभी भी मतलब कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वट इज़ इंडिया विज़न टू 2020। 2020 में इंडिया का विज़न क्या है। एवरी कंट्री नीड्स ए विज़न विच विल स्टिर द इमेजिनेशन एंड मोटिवेट ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टू ग्रेटर एफर्ट। एवरी कंट्री नीड्स ए विज़न। हर एक कंट्री का ये क्या होना चाहिए भाई, एक विज़न होता है जिससे कि वो मतलब मोटिवेट कर सके हर एक सेगमेंट को, हर एक सेगमेंट के सोसाइटी के हर एक सेगमेंट को क्या कर सके भाई, इम्प्रूव कर सके, मोटिवेट कर सके। इट इज़ द ड्रीम ऑफ ऑल इंडियन दैट इंडियन शुड इमर्ज एज अ वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कंट्री एंड मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड। और ये इंडिया का एक तरह से सपना है कि इंडिया हर एक क्षेत्र में क्या करे भाई, प्रोग्रेस करे, हर एक क्षेत्र में तरक्की करे। बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू हाई टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेजिंग ऑफ agriculture productivity and industrial equality, spurring growth of IT and biotechnology, improving health and nutrition।
बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, हर एक लेवल पे मिले, बेसिक शिक्षा से लेकर हाई टेक हमें साइंस की शिक्षा मिले, टेक्नोलॉजी हो हमारे देश में, रेजिंग और जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, इंडस्ट्रियल क्वालिटी बढ़े हमारी, और हमारी आईटी की ग्रोथ हो और बायोटेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो, ठीक है। और हमें क्या किस चीज़ में इम्प्रूव करें, हमारी जो हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूव करें। ये सब बातें टैकलिंग इश्यूज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या भाई हम रोक सकें। एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन, पीस एंड सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड। ये सभी बातें, पॉपुलेशन को रोका जाए, एनर्जी एंड वाटर एनर्जी को और बढ़ाया जाए और वाटर कंजर्वेशन किया जाए, पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। ये सभी बातें हमारे देश के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, जिसमें हम और तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। इन द वर्ड ऑफ आवर लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम के वर्ड्स क्या है भाई, उनके शब्द कुछ हैं। द डे इज़ नॉट फार व्हेन एनलाइटेंड एंड ignited minds will transform India into a competitive beautiful nation। अभी कह रहा है द डे इज़ नॉट फार, यानी कि जो ये अब्दुल कलाम जी की क्या है कुछ लाइनें हैं, उन्होंने बुक लिखी थी, उस बुक की कुछ लाइनें हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई मतलब इंडिया को देखते हुए उन्होंने कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इंडिया के मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं या जो इग्नाइटेड यानी कि जोश से भरे हुए जो मतलब लोग हैं, जो दिमाग हैं, वो इंडिया को एक ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल के रख देंगे, ठीक है, इनटू ए कम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन। और बहुत ही मतलब उसको एक ब्यूटीफुल नेशन बना देंगे, यानी कि जो इंडिया है वो सब देशों से आगे निकल जाएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।